हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। एंशियंट हिस्ट्री में आज का टॉपिक है दक्षिण भारत में चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम युग। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। और मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है, तो थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। संगम कालीन साहित्य में कौन, को और मनन, ये जो तीन शब्द हैं राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। कौन, को, मनन शब्द राजा के लिए प्रयोग होते थे। संगम या संघम प्राचीन तमिल शब्द है जिसे सामान्यतः गोष्ठी परिषद के अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। इस रूप में संगम तमिल कवियों और विद्वानों की परिषदें थीं। इन संगमों में कवियों के द्वारा रचा गया साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। संगम साहित्य तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन उपलब्ध अंश है। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम का आयोजन किया गया। पहला जो संगम था मदुरई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि के द्वारा की गई थी। द्वितीय संगम कपाटपुरम में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि और तोल्कापियर के द्वारा किया गया। और तृतीय संगम मदुरई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता नकीरर के द्वारा किया गया। दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय महर्षि अगस्त को दिया जाता है। दक्षिण भारत के आर्यकरण का जो श्रेय है महर्षि अगस्त को दिया जाता है। इन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तोल्कापियम द्वितीय संगम का एकमात्र अवशिष्ट ही नहीं बल्कि अद्यतन उपलब्ध साहित्य तमिल साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके प्रणयनकर्ता तोल्कापियर ऋषि अगस्त के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। तोल्कापियर ऋषि अगस्त के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। यह एक व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। व्याकरण के साथ साथ यह काव्य शास्त्र का भी एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। देखिए, शिल्पादिकारम याद रखिएगा, शिल्पादिकारम का लेखक इलंगो आडिगल था। इलंगो आडिगल यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसका लेखक चोल नरेश करिकाल का पौत्र था। करिकाल का इस ग्रंथ में पुहार या कावेरी पट्टनम के एक धनाढ्य यानी धनी मनी व्यापारी के पुत्र कोवलन और उसकी अति सुंदर किंतु दुर्भाग्यशालिनी पत्नी कनगी से संबंधित दुखद और मार्मिक कथा का वर्णन है। तिरुकुरल तमिल भाषा में रचित काव्य रचना है जिसमें नीति शास्त्र का वर्णन है। इसके रचयिता तिरुवल्लुवर है। तिरुवल्लुवर। तोल्कापियम तमिल भाषा के व्याकरण की पुस्तक है। कुरल तमिल साहित्य का बाइबिल और लघु वेद माना जाता है। कुरल याद रखिएगा। इसे मुपाल भी कहा जाता है। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। अनुश्रुतियों के अनुसार तिरुवल्लुवर ब्रह्मा के अवतार थे। पल्लव शासक श्री विष्णु, इन्होंने देखिए अवनी सिंह की उपाधि धारण की थी और कसाकुड़ी दान पात्र से ज्ञात होता है कि श्री विष्णु ने चोल, पांड्य, सिंहल और कलमर के राजाओं को पराजित किया। नरसिंह प्रथम ने महामल की उपाधि धारण की थी और परमेश्वर वर्मन प्रथम ने लोकादित्य। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने, इनका समय 670 से 700 ईस्वी के बीच, इन्होंने लोकादित्य, एकमल, रणंजय, अत्यंत काम, ठीक है, अत्यंत काम, उग्रदंड और गुणभाजन आदि उपाधियां ग्रहण की। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की जो है रचना की थी। मत विलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की जो है रचना की थी महेंद्र वर्मन प्रथम ने। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर और पांडे राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शैव मंदिर जो राजराजेश्वर या बृहदीश्वर नाम से प्रसिद्ध है, इसका निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था।
भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा और लंबा यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम जो है नमूना माना जा सकता है। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की एकाश में विशाल मूर्ति बनी है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति जो है माना जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरिप तक का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भाग और उरैयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर आदि चोलों के अधिकार में थे। ध्यान में रखिएगा, ठीक है। परांतक प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने पश्चिमी गंगों की सहायता से तकोलम के युद्ध में चोलों को क्या किया, पराजित कर दिया और तंजौर यानी वर्तमान तंजावुर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण तृतीय ने इस उपलक्ष्य में तंजैयुकोंड की उपाधि धारण की थी। तंजैयुकोंड चोलों की राजधानी तंजौर थी। इसके अतिरिक्त गंगैकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयूर थी। कहां थी? उरैयूर। दक्षिण देश में चोल आधिपत्य की स्थापना परांतक प्रथम ने की थी। दक्षिण देश में चोल आधिपत्य की स्थापना वस्तुतः परांतक प्रथम ने की थी। उसने मदुरा के पांडे राजा राज सिंह द्वितीय को हराकर मदुरै कोंड उपाधि धारण की। राज प्रथम ने सर्वप्रथम चेर राज्य को कंडलूर में, याद रखिएगा, केरल कंडलूर में पराजित किया। राज प्रथम और उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। चोल शासक राज प्रथम ने सिंहल यानी श्रीलंका पर आक्रमण करके उत्तरी सिंहल को जीतकर अपने राज में मिला लिया। विजित क्षेत्र में राज ने, यानी जीते हुए क्षेत्र में जो जीता था उसने, उस क्षेत्र में राज ने अनुराधापुर को नष्ट करके पोलोन्नरू को, याद रखिए, पोलोन्नरू को इस क्षेत्र की राजधानी बनाया। इसका नाम जननाथ मंगलम रखा, जननाथ मंगलम। राज प्रथम के मृत्यु के बाद उसका योगतम पुत्र राजेंद्र प्रथम सम्राट बना, राजा बना। उसने अपने पिता की साम्राज्यवादी नीति को आगे बढ़ाया। राजेंद्र प्रथम का काल चोल शक्ति का चरम उत्कर्ष काल था। जो राजेंद्र प्रथम का काल था वो चोल शक्ति का चरम उत्कर्ष काल था। राजेंद्र प्रथम के बारे में कहा गया है कि उसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था। उसने संपूर्ण सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका को जीत लिया। वह सिंहल राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाकर चोल राज में लाया। उसने पवित्र गंगा जल लाने के उद्देश्य से गंगा घाटी में अभियान किया तथा पाल शासक महिपाल प्रथम को पराजित किया। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगैकोंड की उपाधि ग्रहण की तथा गंगैकोंड चोलपुरम नामक नई राजधानी की स्थापना की। नवीन राजधानी के निकट ही उसने सिंचाई के लिए चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। कुलोत्तुंग प्रथम के समय में श्रीलंका के राजा विजय बाहु ने अपनी स्वतंत्रता जो है घोषित की, किंतु कुलोत्तुंग प्रथम ने श्रीलंका में चोल प्रभाव की समाप्ति के प्रति किसी कटुता का प्रदर्शन नहीं किया। उसने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार वीरपेरुमाल के साथ कर दिया और चोल शासक कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 यानी 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल जो है चीन भेजा गया। 72 सौदागरों का, व्यापारियों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया। कुलोत्तुंग प्रथम को चोल लेखों में, जो चोल लेख हैं, इन लेखों में शुंगम तविर्त यानी कहरों को हटाने वाला कहा गया है। ठीक है, बधाओं को हटाने वाला कहा गया है। चोल साम्राज्य को प्रशासन के सुविधा के लिए 6 प्रांतों में विभाजित किया गया था। प्रांत को जो है मंडलम कहा जाता था। प्रांत का विभाजन कोट्टम या वलनाडु में हुआ था। यह कमिश्नरियों की तरह था। प्रत्येक कोट्टा में कई नाडु होते थे। जिले को नाडु कहा जाता था। नाडु की सभा को नटार कहा जाता था। ग्राम संघ को कुरम कहा जाता था। व्यापारिक नगरों में नगरम नामक व्यापारियों की सभा होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा होती थी।
चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण जो है हम उत्तर मेरूर से प्राप्त लेखों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। चोलकालीन गांवों के गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी जिसे वारियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाले समिति को टोट वारियम कहा जाता है, जबकि संवत्सर वारियम यानी वार्षिक समिति और एरी वारियम यानी तालाब समिति तथा पोन वारियम यानी स्वर्ण समिति थी। तो याद रखिएगा, उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोट वारियम कहा जाता है। ये प्रश्न पूछे गए हैं तो ध्यान में रखना है। और वार्षिक समिति जो होती थी इसको संवत्सर वारियम जो है कहा जाता था, और जो तालाब की समिति होती थी इसको एरी वारियम, और जो स्वर्ण समिति होती थी यानी सोने की समिति जो होती थी सोना के लिए, इसको पोन वारियम कहा जाता था। चोल काल में व्यापारियों और शिल्पियों की सभा को श्रेणी अथवा पुग श्रेणी या पुग कहा जाता था। चोल कलाकारों ने तक्षण कला में जो है, याद रखिएगा, चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की। उन्होंने पत्थर और धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया है। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक जो है धातु मूर्तियों का निर्माण हुआ, कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां जो है नटराज यानी शिव की है, जो बड़ी संख्या में मिली है। इन्हें शिव की श्रेष्ठतम प्रतिमा, अगर बात करें जो नटराज की मूर्ति है, शिव की जो मूर्ति है, यह विश्व की मतलब कि सर्वश्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्राय चतुर्भुज हैं। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु यानी शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया था। चोल राजाओं ने एक विशाल संगठित सेना का निर्माण किया। चोलों के पास अश्व यानी घोड़ा, हाथी और पैदल सैनिकों के साथ ही साथ एक अत्यंत शक्तिशाली नौसेना भी थी। इसी नौसेना के सहायता से उसने जो है श्री विजय, सिंहल, मालदीव और द्वीपों की जो है आदि द्वीपों की इसने विजय की थी, इसी नौसेना के सहायता से। चोल काल के सम्राट प्राय अपने जीवन काल में ही युवराज का चुनाव कर लेते थे, जो उसके बाद उसका उत्तराधिकारी बनता था। तगर, याद रखिएगा, तगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह कल्याण तथा वेंगी के मध्य स्थित था। बीजापुर जो कि कर्नाटक का हिस्सा है, यानी कर्नाटक के संदर्भ में अगर बात करें तो बीजापुर के जिले के जो बीजापुर जिला था, इसके वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बदामी है। छठी शताब्दी अगर बात करें, छठी या 7वीं शताब्दी ईस्वी में यह चालुक्यों की राजधानी हुआ करती थी। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली था। उसने 610 ईस्वी से 642 ईस्वी तक जो है शासन किया, और उसकी उपलब्धियों का विवरण हमें एहोल अभिलेख से प्राप्त होता है। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी। चालुक्यों के शासनकाल में प्राय महिलाओं को उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। विक्रमादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की, याद रखिएगा, विक्रमादित्य प्रथम के भाई चंद्रादित्य की अगर बात करें तो चंद्रादित्य की देखिए, चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। मातवालीन नामक चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन और भारत के संबंधों का विवरण दिया है। भारतीय काली मिर्च, जो ब्लैक पेपर होता है, काली मिर्च यूनानी और जो यूनानी लोग थे, यूनानियों और रोमवासियों को बहुत प्रिय थे। जो काली मिर्च था ये यूनानी और रोमवासियों को काफी प्रिय थे। ये मसाला काफी पसंद ये लोग करते थे, इसीलिए प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसे एवन प्रिय कहा गया है काली मिर्च को। अरिकामेडु पूर्वी तट पर पौंडीचेरी से 3 किलोमीटर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय कोरोमंडल तट पर स्थित है। पेरी प्लस में इसे पोडुके, याद रखिए, पोडुके कहा गया है। यहां ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में रोमन बस्ती की स्थिति मानी जाती है। यहां से प्राप्त अवशेषों में कई रोमन वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं, जिनमें शराब के 2 हत्थे कलश, रोमन लैंप, रोमन ग्लास आदि प्रमुख है। एम्फोरा जार एक लंबी और संकीर्ण गर्दन वाला और दोनों तरफ हथेदार जार है। और इस तरह से कह सकते, ऐसे
शायद बना हुआ करता था इस तरह से, और दोनों तरफ जो है हत्थे बने होते थे। तो एम्फोरा जार एक लंबी और संकीर्ण गर्दन वाला जो है दोनों तरफ हत्थेदार जार है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल या शराब को रखने के लिए जो है किया जाता था। कंबन के द्वारा रचित कंब रामायण या रामावतारम तमिल भाषा में है। कंबन के द्वारा रचित कंब रामायण या रामावतारम तमिल भाषा में है। और दक्षिण भारत में नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे, जैसे मणिग्रामम, वलंजियर आदि। इनका कार्य व्यापार व्यवसाय को प्रोत्साहन देना था। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी के तट पर अवस्थित उरायूर संगम कालीन महत्वपूर्ण नगर था। संगम युग में उरायूर सूती वस्त्रों का बहुत बड़ा केंद्र था। इसका विवरण पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में मिलता है। पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। पांड्यों राज्य की जो पांड्य थे इनके जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो वेंगी नदी थी। ये इनके फलने फूलने का कारण था। पांड्य राज कावेरी के दक्षिण में स्थित था। इसमें आधुनिक मदुरा और तिरुनवेली के जिले और त्रावणकोर का कुछ भाग शामिल था। इसकी राजधानी मदुरा थी। वेंगी नदी अगर बात करें तो वेंगी नदी वाला प्रदेश अपनी उर्वरता के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध था। चेर राज पर विजय के उपलक्ष्य में पांड्य शासक जयंत वर्मन ने वान वन की उपाधि धारण की थी। पल्लवों के विरुद्ध सफलता के उपलक्ष्य में पांड्य शासक मारवर्मन राशि प्रथम ने पल्लव भंजन की उपाधि धारण की। दक्षिण भारत के पांड्य वंश के राजा ने रोम साम्राज्य में एक दूत 26 ईस्वी में जो है भेजा था। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुराई में या मदुरा में जो है करवाया था। एक अज्ञात ग्रीक नाविक के द्वारा रचित पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी में प्राचीन काल के विभिन्न बंदरगाहों की सूची जो है मिलती है। इसमें नोरा, तोंडी, मुसिरी और नेलिसंडा पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह थे। कदम्ब राजाओं की राजधानी वनवासी थी। इस राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम्ब राज को पुलकेशिन द्वितीय ने अपने राज में मिला लिया था। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पूछा गया कि 9वीं शताब्दी में या 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की जो नींव है वो डाली गई? सही जवाब क्या होगा बताइए? सही जवाब विजयालय, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी, जो आरंभ में पल्लवों का एक सामंती जो है सरदार था। उसने 850 ईस्वी में तंजौर यानी वर्तमान तंजावुर को अपने अधिकार में कर लिया। इस समय पल्लवों और पांड्यों में निरंतर संघर्ष चल रहा था। पांड्यों की निर्बल स्थिति का लाभ उठाकर विजयालय ने तंजौर पर अधिकार जमा लिया तथा वहां उसने दुर्गा देवी का एक मंदिर बनवाया। विजयालय ने लगभग 871 ईस्वी तक जो है राज किया। सेकंड प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? चोल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा विजयालय, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। थर्ड नंबर है, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति जो है माना जाता है? वह बृहदीश्वर मंदिर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बृहदीश्वर मंदिर। चोल स्थापत्य के उत्कृष्ट नमूने तंजौर के शैव मंदिर जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, इसका निर्माण राजराज प्रथम के काल में हुआ था। भारत के मंदिरों में सबसे बड़ा और लंबा यह मंदिर जो है द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना माना जा सकता है। इसका विशाल प्रांगण 500 x 250 के आकार का है और मंदिर के प्रवेश द्वार पर जो है दोनों ओर 2 द्वारपालकों की मूर्तियां बनी है। इस मंदिर के बहिर्भाग में नंदी की जो है आकाश में विशाल मूर्ति बनी है। एक पत्थर से मूर्ति बनी है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति जो है माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 है, तंजौर का बृहदीश्वर मंदिर निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? यानी किसके शासनकाल में, यानी किसके शासनकाल में चोल सम्राट के
तो चोल सम्राट के द्वारा जो है वो कौन सा चोल सम्राट था जिसने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है निर्मित किया था? बृहदीश्वर मंदिर का निर्मित करने वाला वह चोल सम्राट या चोल शासक कौन था? तो सही जवाब है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम के समय में यह मंदिर जो है बना था। चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला था? चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला हुआ था? सही जवाब है कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। तो अगर बात करें तो चोलों का जो राज्य था वो कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भागों में फैला हुआ था, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों से लेकर कुमारी अंतरीप तक का विस्तृत भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग जैसे कि उरैयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर आदि चोलों के अधिकार में थे। चोलों की राजधानी कहां थी बताइए? चोलों की राजधानी कहां थी? चोलों की राजधानी याद रखिएगा तंजौर थी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्नगत विकल्पों में चोलों की राजधानी तंजौर यानी वर्तमान तंजावुर थी। इसके अतिरिक्त गंगैकोंड चोलपुरम भी चोलों की राजधानी बनी थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरैयूर थी। 7 निम्नलिखित में कौन चोल प्रशासन की जो है विशेषता थी? चोल प्रशासन की विशेषता थी, निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी, यानी ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। चोल प्रशासन की सबसे उल्लेखनीय विशेषता वह असाधारण शक्ति तथा क्षमता है जो स्वायत्त शासी ग्रामीण संस्थाओं के संचालन में परिलक्षित होती है। वस्तुतः इस काल में स्वायत्त शासन पूर्णतः जो है ग्रामों में ही क्रियान्वित किया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत के लिए, विलेज असेंबली के लिए, यानी ऑप्शन ए। 9 चोल युग प्रसिद्ध था, निम्न में किसके लिए? चोल युग निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध था? सही जवाब है ग्रामीण सभाओं के लिए, बी ऑप्शन। प्रश्न संख्या 10 किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था? सही जवाब है चोल यानी सी ऑप्शन। 11 नंबर अगर बात करें तो किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्तता का विकास थी? सही जवाब है चोल, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 12 नंबर है कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। सही जवाब है चोल, ऑप्शन ए। 13 कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन चोल। इसके बाद 14 नंबर चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वे कहां हैं? चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से विवरण जो है जिन शिलालेखों में है वे कहां पर शिलालेख हैं? तो वे शिलालेख जो मतलब कि हैं शिलालेख वे कहां पर हैं? तो उत्तर मेरूर में, यानी डी ऑप्शन। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण जो है हम उत्तर मेरूर से प्राप्त लेखों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। प्रत्येक ग्राम में अपनी सभा होती थी जो प्रायः केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से ग्राम शासन का संचालन करती थी। 15 नंबर है चोल शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? चोल शासकों के शासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा वारियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था? तो सही जवाब है टोटवारियम, सी ऑप्शन।
चोलकालीन गांवों के गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी जिसे वारियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोट वारियम कहा जाता था, जबकि संवत्सर वारियम को वार्षिक समिति, एरी वारियम को तालाब समिति और याद रखिएगा पूर्ण वारियम को जो है स्वर्ण समिति जो कहते थे, इसको ध्यान में रखिएगा। तो संवत्सर वार्षिक को संवत्सर वारियम को वार्षिक समिति, एरी वारियम को तालाब समिति और पोन वारियम को स्वर्ण समिति कहा जाता था। 16 नंबर है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है। पहला है, चोलों ने पांड्य और चेर शासकों को पराजित करके प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दूसरा जो स्टेटमेंट है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की और कुछ क्षेत्रों को जीता। इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है? मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। कहने का मतलब है कि चोलों ने पांड्य और चेर शासकों को पराजित करके प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। क्या यह कथन सही है? बिल्कुल सही है। चोलों ने, दूसरा स्टेटमेंट है, चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की और कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। यानी पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट करेक्ट ऑप्शन है, सी ऑप्शन। इसके बारे में अगर बात करें तो ध्यान में रखिएगा, द्रविड़ देश में चोल आधिपत्य की स्थापना परांतक प्रथम ने की थी। उसने मदुरा के पांड्य राजा को हराकर मदुरै कोंड उपाधि धारण की। राजराज प्रथम तंजौर अभिलेख के अनुसार सिहल के राजा महेंद्र पंचम ने पांड्य केरल के राज्यों का एक संघ बनाया जो चोल नरेश राजराज प्रथम के विरुद्ध था। इस संघ को भेदन करने के लिए राजराज प्रथम ने सबसे पहले चिर राज पर यानी केरल पर आक्रमण किया और कंडलूर के मैदान में परास्त किया। राजराज प्रथम और उसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की और कुछ क्षेत्रों को जीत लिया। इसलिए दोनों कथन सही है। 17 नंबर है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति जो है वो किस रूप में है? सही जवाब है चतुर्भुज के रूप में है, यानी सी ऑप्शन। चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की थी। उन्होंने पत्थर और धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। पाषाण मूर्तियों से भी जो है अधिक धातु यानी कांस्य मूर्तियों का निर्माण हुआ। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां जो है नटराज यानी शिव की हैं, जो बड़ी संख्या में मिली हैं। इन्हें शिव की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्राय चतुर्भुज आकार में थी। 18, निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्य की विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा जो है रचना माना जाता है? किसको दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्य जो है ये विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना जो है माना जाता है? वो बताइए, वो किसकी प्रतिमा है? तो शिव की, नटराज, बी ऑप्शन। 19 नंबर है, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई। इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, नटराज। शिव की कांसे की जो प्रतिमाएं हैं ये सबसे अधिक विख्यात हुई, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। 20 नंबर, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो सही जवाब है चोल कला का, ऑप्शन ए। 21 नंबर है, शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? सही जवाब है शिक्षक के रूप में, यानी ऑप्शन ए। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें शिक्षक या गुरु के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा स्थापित की गई है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्नों को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहे। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू।